अरशद खान साहब, आपका सहारनपुर आगमन हुआ तो किन बातों को लेकर हुआ, आपका क्या उद्देश्य रहा? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन। आज भारत किसान यूनियन की यहाँ पर सहारनपुर में कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोग पूरे देश में किसानों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उसी पे साथियों को कैडराइज करने के लिए बैठक रखी गई है, उसी कड़ी में आना हुआ है। हम देख रहे हैं कि 75 सालों में कृषि ने काफी तरक्की किया, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन जितनी तरक्की होना चाहिए उतना किसान और कृषि ने नहीं तरक्की किया है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सुलझना बाकी हैं। हम चाहते हैं कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि कृषि जो है लाभ का धंधा हो। अभी कृषि ज्यादातर लाभ का धंधा नहीं रह गया है। पहले किसानों की जमीन फ्री में ले ली जाती थी, फिर औने पौने दाम पर ली जाती थी। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल पहले एक कानून बना दिया कि अब पूरे देश में किसानों की जमीन किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार लेगी तो सर्किल रेट का 4 गुना पैसा देगी। अब उसमें भी कई कमियां हैं। एक तो जंगल की जमीन, गांव की जमीन 4 गुना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कस्बा, नगर और महानगर की जमीन अगर 4 गुना मिल रहा है तो नाइंसाफी है। अब भारत किसान यूनियन पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है कि किसानों की जो भी जमीन ली जाए पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो सर्किल रेट से 6 गुना रेट किसान को मिलना चाहिए दाम। और जो नगर और महानगर हैं वहां मार्केट रेट से किसान को 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना जो रेट चल रहा है उस रेट से किसानों को भुगतान जमीन का किया जाना चाहिए। इसके लिए हम पूरे देश में सम्मेलन करने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह किसानों के उत्पादन का आज तक सही रेट नहीं मिलता। आदरणीय मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, लेकिन अभी भी नहीं हुई। तो भारत किसान यूनियन के बैनर तले हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे देश के सभी राज्यों में जिला वाइज तो जमीनें अलग अलग तरह की हैं, हर जगह लागत फसलों की अलग अलग आती है। तो जो भी फसल है, गन्ना की फसल, धान की, गेहूं की, मक्की की, चाहे जो फसलें हैं, उसका पर एकड़, जैसे सहारनपुर में अलग रेट, तो हरिद्वार में अलग, देहरादून में अलग, मुजफ्फरनगर में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, कश्मीर में अलग, पहाड़ी, मैदानी और अलग अलग तरह की जमीनें हैं, तो वहां अलग अलग रेट सरकारें तय कर दें। और जो उत्पादन लागत आए किसी भी फसल की, उसका कम से कम 6 गुना रेट सरकार को, किसान को देना चाहिए, खरीदना चाहिए उस 6 गुना रेट पे, ताकि किसान हमारा अपनी लागत भी निकाल ले, कुछ कर्जा उधार दे ले। बाकी अगर 4 गुना भी ज्यादा मिलेगा तो किसान तरक्की करेंगे और कृषि जो है लाभ का कारोबार हो जाएगी। इसी तरह 75 साल में गन्ना किसानों का मसला आज तक हल नहीं हुआ। हर साल पूरे देश में, प्रदेश में एक आंदोलन चलता है कि पिछला किसानों का गन्ने का भुगतान किया जाए और गन्ना का रेट इतना किया जाए। तो हम लड़ रहे हैं लड़ाई पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर देश की सभी सरकारों से हमारी मांग है कि गन्ना किसानों से नकद गन्ना खरीदा जाए, उधार की खरीदारी बंद होनी चाहिए और सही रेट दिया जाए। इस वक्त कम से कम 450-500 रुपया कुंटल रेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे इन्होंने बहुत दिन पहले कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी आय से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जितने वादे किए थे सब हवा हवाई साबित हुए। तो खातों में पैसे आ रहे हैं, उनका कहना है। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बल्कि हर साल 2 करोड़ लोग और बेरोजगार बढ़ने लगे, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार नहीं मिला। उसी तरह से 2000 खैर अच्छी योजना है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, जो अच्छा काम है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। अभी किसानों की जमीनें लूटने के लिए उन्होंने जो 3 कानून बना दिया था, जिसपे तकरीबन 800 किसान शहीद हो गए, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, देश का सबसे बड़ा आंदोलन, और फिर बहुत मजबूर होकर उन्होंने वापस लिया। तो पूरी कृषि तबाह करने जा रहे थे। 800 तकरीबन किसान शहीद हो गए और आज तक किसानों को 1 रुपया भी आदरणीय मोदी जी नहीं दिया। हम मांग करते हैं कि उस आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं, सबके परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपया भारत सरकार दे, क्योंकि वो कानून न बनाए होते तो ना आंदोलन चलता, ना उतने लोगों की जान जाती। आप जैसे आपने भी किसानों की मांगों के लिए कोई मांग पत्र सरकार को सौंपा है कोई?
हाँ, अभी 16 जुलाई को लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था हम लोगों ने, किसान सम्मेलन, उसमें भी सौंपा है। और बाकी पूरे देश में आंदोलन चलेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, सम्मेलन होंगे, और हर जिला अध्यक्ष भी जल्दी ही अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सम्मेलन करेंगे, और डीएम एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री को ज्ञापन भी जाएगा। उसकी डेट भी हम लोग अब घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 16 तारीख को चर्चा हुई है, 16 को लखनऊ में सम्मेलन बहुत बड़ा था, उसमें रणनीति बनी है। अभी कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद अभी उत्तराखंड के भी लोग यहाँ आएंगे, तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज रणनीति हम लोग फाइनल करेंगे। अच्छा, समाजवादी सरकार में आप जो है राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के रहे, तो आज मुसलमानों का थोड़ा सा मोह भंग क्यों होता जा रहा है समाजवादी पार्टी से? इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन ये कि कांग्रेस तो थोड़ा सा उभार आया है, तो मुसलमानों का पुराना इश्क जो है जाग गया है। बाबरी मस्जिद और बहुत सारे गम मुसलमानों ने भुला दिए हैं, तो इसलिए कांग्रेस का थोड़ा सा लाइकिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सबसे पसंदीदा पार्टी समाजवादी पार्टी ही है, और इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद पूरे देश का मुसलमान गोलबंद हो गया है, और सेकुलर हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, पारसी, जैन सभी इकट्ठा हो गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक नतीजे आएंगे, और पूरे देश में भी ऐतिहासिक नतीजे आएंगे, और मोदी जी की सरकार जाएगी, और इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में आपके बहन मायावती जी नहीं आई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या बहन जी की अलग राजनीति है, वो किसी के इशारे पर जैसे लगता है काम कर रही हैं। उन्होंने पार्टी को जो है दुकान बना दिया है। पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब दुकान रह गई है, पार्टी नहीं रह गई है बहुत दिनों से। वो टिकट बेचने का काम, पैसा लेके टिकट देने का काम पूरे इंडिया में बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया। वो पतन की तरफ अग्रसर है पार्टी, वो उत्थान की तरफ नहीं है। समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव 2024 को कैसे फेस करेंगे? किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? भाई बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो बढ़ा है, सांप्रदायिकता बढ़ी, नफरत बढ़ी है, मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए जो देश के लिए जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने कभी नफरत की राजनीति या हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं किया। आरक्षण बहुत बड़ा सवाल है, पिछड़ों को आरक्षण उनकी आबादी के हिसाब से 52% मिलना चाहिए। दलित समाज, आदिवासी समाज को उनकी आबादी के अनुपात पे 25-30% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस सरकार में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग हैं उनको आबादी के हिसाब से शासन, प्रशासन और जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। बाकी बहुत सारे मुद्दे, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, किसानों की आय नहीं बढ़ी, किसान तबाह हुआ है। तो और जो इन्होंने खराब कानून बनाए थे, 800 किसान मर गए, इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं चला देश में किसानों के लिए। तो बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों के मुंह से नवाले दूर हो रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, सब तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुस्लिमों की जो शिकायतें हैं, जो मोहभंग हो रहा, तो इसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, मोह तो जितनी जरूरतें होती नहीं पूरी हुई हैं, कभी नहीं पूरी हुई, लेकिन जितनी पार्टियां हैं जिसको मुसलमानों ने वोट दिया है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, बहुत सारी पार्टियों देता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी जितना मुसलमानों को दिया उतने किसी पार्टी ने सम्मान, हिस्सेदारी नहीं दिया। चाहे मिनिस्टर बनाना हो, नौकरी देना हो, उर्दू टीचर की भर्ती हो, ट्रांसलेटर की भर्ती हो, जो भी है, जितना अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए किया उतना किसी भी पार्टी की सरकार ने पूरे देश में नहीं। सपा सरकार रहती तो यादव चमकता है, सारे थानों में चलो जाओ, कहीं चलो जाओ, सब यादव नजर आता है। देखिए, जिस बिरादरी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होगा, बादशाह होगा, मुख्यमंत्री तो सबके वोटों से बना है ना, मुसलमानों के वोटों से बनता है, लेकिन उस बिरादरी के लोग नहीं। यहाँ भी आपके सरफराज खान मंत्री रहे, आपके यहाँ भी हर जिले में हिस्सेदारी रही लोगों की, मुसलमानों की, ऐसा नहीं हिस्सेदारी नहीं रही। लीडर भी रहे, मुसलमान बम्पर लीडर हैं, उभरे सपा सरकार में, आज नजर नहीं आ रहे हैं। यादव की बम्पर भर्ती होती है, पुलिस में ले लो, कहीं भी ले लो, सारे यादव नजर आ रहा है। ये क्यों आरोप लगते हैं? मुसलमानों की भी लगती, आरोप ज्यादा लगते हैं, आरोपों में सच्चाई नहीं होती। एक फर्जी लिस्ट जारी कर दिया था कुछ खास 2-3 बिरादरी के लोगों ने, एसडीएम में 65 में और 56 यादव हुए, बिल्कुल झूठी लिस्ट थी।
लेकिन उसी में इतना वावैला किया कि लोगों तक मैसेज पहुंच गया। क्योंकि 90% मीडिया, जो बड़ा मीडिया है, वो उन्हीं लोगों के पास है जो दलितों पिछड़ों को सत्ता में नहीं देखना चाहते। उन्हीं लोगों ने पहले नारा लगाया था, जब राम नरेश यादव देश के पहले यादव मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने नारा लगाया था, राम नरेश वापस जाओ, राम नरेश वापस जाओ, डंडा लेके भैंस चराओ। ये नारा कभी किसी ठाकुर के लिए, पंडित के लिए, कभी दूसरे के लिए नहीं लगा, यादव के लिए लगा। उन्हें नहीं पसंद है कि दलित की बेटी मायावती मुख्यमंत्री बने, उन्हें नहीं पसंद है कि अहीर का बेटा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। वो नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी लोग उनके बराबर बैठे। तो जो लोग समाज में असमानता के विचार के हैं, वो किसी न किसी झूठे प्रोपगंडे करते हैं। आज भी उनका बड़ी पैमाने पर न्यायपालिका पे कब्जा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती होती जजों की, वो भी कंपटीशन से हो, कोलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए। वरना 80%, 90% जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो किसी न किसी जज के रिश्तेदार या नेताओं के जज रिश्तेदार या वकील हैं। तो आपने बहुत सारे संगठनों बना लिए अभी, अम्बेडकर सेना होगी या भारत किसान यूनियन होगी, तो ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या इसका लॉजिक क्या है? प्रेरणा है कि जरूरत है। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन दुनिया का है, मुसलमान नहीं। हम किसान हैं, लेकिन किसान नेता कोई मुसलमान नहीं था। इसलिए भी हमने बनाया कि भारत किसान यूनियन के बैनर तले हम सब किसानों की लड़ाई भी लड़ें, किसानों के उत्थान के लिए जो हमारी विचारधारा है उसको पेश करें, और हमारे साथ हर समाज के लोग जुड़े, जैसे किरण पाल राणा साहब, सब लोग यहाँ, ये जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग हर समाज के लोग जुड़े हैं। तो इसलिए हमने भारत किसान यूनियन बनाया। हिंदुस्तान में जितने शहर हैं, सब में 40% सभी मजहब के लोग, 60% में आधे बनिया आधे मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितने व्यापार मंडल हैं, व्यापारियों के संगठन, वहां भी एक भी मुसलमानों के पास नहीं है वहां भी। और वो लोग संगठन के लीडर हैं जो ज्यादातर कमल का फूल लेके पैदा होते हैं, जो भाईचारे के लिए काम नहीं करते। इससे शहरों में भाईचारा बढ़े और व्यापारियों और उद्यमियों के हितों में संघर्ष हो, उसके लिए हमने हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल बनाया। वो दूसरे संगठन से जरूरत नहीं पूरी हो सकती थी। फिर हमने अंबेडकर सेना बनाया। बाबा साहब अंबेडकर को लोगों ने दलित बना दिया। दलित घर में पैदा हुए, मगर उन्होंने सबके लिए काम किया। मैं मुसलमान घर में पैदा हुए, ये ठाकुर घर में पैदा हुए। हमने इन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाया था कि हमको किस घर में पैदा किया जाए, लेकिन ये किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान नेता हैं। दलितों के लिए संघर्ष करेंगे, दलित में हो ठाकुर हो गए तो दलितों के नेता कहलाएंगे, सबके लिए सबके नेता कहलाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ना होते संविधान सभा में, तो जितने लोग मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी के, सबकी राय थी कि वोट देने का अधिकार सिर्फ जो ग्रेजुएट हो, बीए पास, उनको मिलना चाहिए, जमींदारों को मिलना चाहिए। अकेले बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी कि नहीं, जमींदार को भी, भूमिहीन और छोटे किसान को भी, अरबपति टाटा बिरला डालमिया को भी, गरीब रिक्शे मजदूर को भी, मर्द को भी, औरत को भी, बड़ी जात को भी, छोटी जात को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, सबको वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया। अगर वो न होते तो 90% पंडित, 90% ठाकुर, 90% बनिया, 90% हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी को वोट देने का अधिकार ना मिला होता। लेकिन देश में एक भी मुसलमान ने अंबेडकर सेना नहीं बनाई, अंबेडकर के नाम पर कोई तंजीम नहीं बनाई, और ना मुसलमान अपने किसी बैनर से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, ना उन्हें याद करते हैं। बसपा के, सपा के, कांग्रेस के, भाजपा के प्रोग्राम में तो चले जाते हैं, लेकिन खुद मुस्तकीम राव साहब, उनकी कौम जो है, कभी बाबा साहब के नाम पर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करती, उनकी बड़ाई नहीं बयान करती। इसलिए हमने जरूरत समझा कि बाबा साहब का इतना बड़ा एहसान है देश पे और सभी लोगों पर, और चूंकि मैं कांशी राम जी के साथ राजनीति किया, इससे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके मिशन से मैं वाकिफ हूं, इससे उस जरूरत को समझते हुए मैंने अम्बेडकर सेना बनाया। और आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। अभी 16 जुलाई को 3 संगठन मैंने फिर लॉन्च किया है। मानवर कांशी राम विचार मंच, ये देश का पहला संगठन है, किसी जाटों ने भी नहीं बनाया, क्योंकि कांशी राम जी के साथ मैंने राजनीति शुरू किया, कांशी राम ने जी मुझे विधायक बनाया, और कांशी राम जी से जो मैंने सीखा है उसी हौसले की देन है कि आज पूरे देश में मेरा संगठन है, हर स्टेट में मेरे चाहने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कांशी राम जी को सिर्फ मरने और पैदा होने के दिन ना याद किया जाए, उन्हें रोज याद किया जाए। इसलिए मैंने माननीय कांशी राम विचार मंच का रजिस्ट्रेशन कराया और उसका लॉन्चिंग अभी 16 जुलाई किया।
मुलायम सिंह यादव जी के साथ मैंने राजनीति किया, मुलायम सिंह यादव जी के करीब रहा, राष्ट्रीय महासचिव रहा सरकार जब थी, आप जानते हैं। आज अखिलेश यादव के साथ भी नेशनल टीम में नेशनल सेक्रेटरी हूं। तो मुलायम सिंह यादव का कार्यशैली दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों के लिए उनके विचार से मैं प्रभावित रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव की सिर्फ मरने और पैदा होने के दिन न याद किया जाए, इसलिए मैंने मान्यवर मुलायम सिंह यादव विचार मंच का गठन किया। मुजाहिद आजादी अब्दुल कयूम अंसारी 99% मुसलमान को जानते ही नहीं, जो कि बहुत मतलब जेल में रहे, आजादी की लड़ाई लड़ी और खास तौर से दलितों, पिछड़ों, कमजोरों की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैंने उनके नाम से बनाया। अभी मीडिया में भी मैंने भारत प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन करा दिया और भारत न्यूज एजेंसी भी कायम किया हूं, उसकी भी लॉन्चिंग हमारी सितंबर में होगी। तो अभी मैं सैकड़ों संगठन बनाऊंगा, कम से कम आरएसएस से एक ज्यादा बनाऊंगा, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें संगठन बना के लोगों को जोड़ने और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमने वो हॉस्पिटल बनाया है जिसमें आंख के भी डॉक्टर, कान के भी डॉक्टर, पेट के भी डॉक्टर, टीबी के भी, हार्ट के, लीवर के, हाथ पैर के, यानी हर चीज का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं और हर तरह के डॉक्टर हम तैयार कर रहे हैं, समाजी डॉक्टर।